प्रणाम, नमस्ते, सलाम, आदाब। कैसे हो आप लोग? हम लोग इस लेक्चर में लेके आए हैं क्लास 10 के विज्ञान। आपको पता है विज्ञान में आपको 3-4 बुक पढ़ना है। पहला क्या है, आपको भौतिकी विज्ञान होता है, एक होता है जीव विज्ञान, एक होता है रसायन विज्ञान। भौतिकी विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं, जीव विज्ञान की बायोलॉजी कहते हैं और रसायन विज्ञान जो होता है उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। तीनों बुक मिलाकर आपको 10th में पढ़ना होता है, उसका नाम देते हैं हम लोग विज्ञान, जिसको साइंस बोलते हैं। इस साइंस में आपको 3 तरह से कैटेगरी से क्वेश्चन पूछता है, केमिस्ट्री से अलग, बायोलॉजी से अलग, फिजिक्स से अलग, ठीक है ना। उस टोटल बुक से साइंस से टोटल 80 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर आपको समझ सकते हो। 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मात्र 80 क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए। अगर यह 80 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हो ना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अगर यह 80 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेते हो तो जितना आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है वो पूरा तो पूरा क्लियर हो जाने वाला है। लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर जो है आपको मैट्रिक परीक्षा देख सकते हो यहाँ पे, मैट्रिक एग्जाम, मैट्रिक परीक्षा के लिए ये बिहार बोर्ड के लिए आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। ये इसके लिए केकेजी स्टडी के माध्यम से आपको चलाया जा रहा है। डेली क्लास चलता है 7 बजे। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो ज्वाइन करने के प्रयास कीजिए। 7 बजे नाइट में डेली क्लास चल रहा है, तो ठीक है ना मेरे दोस्त, तो ज्वाइन कीजिए यहाँ पे। और टोटल एमबीबीआई क्वेश्चन होगा, ऐसा क्वेश्चन अगर ये पूरा पढ़ ले तो एक भी बाहर से नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो, चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है कि विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? और उसके साथ में उसका यूनिट पूछ रहा है, एसआई मात्रक पूछ रहा है, यानी कि विद्युत विभव क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। और यह क्वेश्चन कम से कम बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के 4 बार एग्जाम में पूछ चुका है। सोच नहीं सकते, आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो। अगर बोलोगे तो हम यहाँ पर डेट लिख कर लाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो विद्युत विभव क्या? तो विद्युत विभव की बात करते हैं तो विद्युत विभव को इकाई धनावेश, जो धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि विद्युत विभव को इकाई मतलब एक इकाई धनावेश को अनंत से, यानी कि समझिए जो इन्फिनिटी है, अनंत से एक इकाई धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में, समझिए यहाँ पे बात आपको समझाता हूं। यानी कि अनंत मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो अनंत से, यानी कि अनंत मान लेते हैं, यह अनंत है, इन्फिनिटी है, ठीक है ना। इन्फिनिटी को हम इस प्रकार से लिखते हैं, दर्शाते हैं, अनंत है। अनंत से मतलब अनंत से एक इकाई धनावेश को, एक इकाई मतलब बहुत छोटा सा धनावेश, पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है ना, एक इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के, यानी कि यहाँ पे कहा विद्युत क्षेत्र के, यहाँ पे विद्युत आवेश को अनंत से एक बिंदु तक, यानी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक या ये एक बिंदु तक लाने में जो किया गया वर्क होता है, किया गया कार्य होता है, सीधा समझो जैसे कि आप अपने घर से मार्केट जाते हो कोई सामान लेकर, तो जो सामान लेकर वहां अपने मार्केट तक पहुंचा, तो वहां तक जाने में कुछ ना कुछ वर्क किया, कुछ ना कुछ काम किया, कुछ ना कुछ आपका एनर्जी लॉस हुआ। तो उस काम करने में, अपने घर से मार्केट तक जाने में जो किया गया वर्क होगा, किया गया जो कार्य होगा, उसी को बोलते हैं विद्युत विभव। तो यहाँ पर डिफिनेशन यह लिखते हैं कि अनंत से एक इकाई धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में, या विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में, या किसी एनी पॉइंट किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया, इसे यह बिंदु एक मान लेते, कोई बिंदु है, और अनंत से इकाई धनावेश को, याद रखिएगा, इकाई धनावेश पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है, हम लिख देते हैं यहाँ पे धनावेश होता है ना, धनावेश, इकाई धनावेश को हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक, जो इसमें वर्क हो रहा है उसी को विद्युत विभव बोलते हैं। और इसका एसआई मात्रक होता है, वोल्ट होता है, जिसको V द्वारा प्रदर्शित करते हैं मेरे दोस्त, जो कि यहाँ पे देख सकते हो V द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या मारोगे? वोल्ट मारोगे, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डिफिनेशन यहीं पे याद हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। चल सॉरी, यहां पे देख सकते हो 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा, दोनों का डिफिनेशन पढ़ना होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन, इंग्लिश में समझ सकते हो, डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट एंड डीसी करंट, यानी कि अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट में यहाँ पे अंतर पूछ रहा है। अल्टरनेटिव करंट को हम लोग एसी करंट बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट में, ए मतलब अल्टरनेटिव, सी मतलब करंट। डीसी करंट को हम डीसी बोलते हैं, डी मतलब डायरेक्ट, सी मतलब करंट, डीसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट, डीसी और एसी में अंतर करना है, इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर मतलब समझिए जैसे कि
आप दो भाई हैं, तो एक होता क्या है पढ़ने में तेज है, एक पढ़ने में कमजोर है, एक सुंदर है, एक क्या है मतलब छुछुंदर है, ये कह सकते हैं, ये काला है। ठीक, ऐसे होता है। आपके घर में दो सामान रहता है तो उसको डिफरेंस हम लोग कैसे करते हैं, उसमें अंतर कैसे करते हैं, कहते हैं ये बढ़िया है ये खराब है। जैसे कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नहीं इसका क्वालिटी खराब है, इसका क्वालिटी खराब है, इसका क्वालिटी अच्छा है। दो समान अंतर ही ना करती। बस उसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है, सबसे पहले ये समझो ना, जो हमारा जो यहाँ पे अभी लाइट बढ़ रहा है, ये फैन चल रहा है, कैसे चल रहा है, यहाँ पे ये जो बोर्ड चल रहा है कैसे चल रहा है, इसके लिए चाहिए आपको अल्टरनेटिव करंट, इसी करंट के माध्यम से चल रहा है। बैटरी से जोड़ दोगे तो चलेगा नहीं चलेगा, बैटरी से पंखा जोड़ दोगे चलेगा नहीं, उसके लिए इन्वर्टर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, डीसी को जब एसी में बदलते हैं तो उसके लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इन्वर्टर मंगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या अंतर हो सकता है, तो सबसे पहला अंतर अपने अनुसार से मैं बताता हूं कि एसी जो करंट होता है, एसी करंट क्या होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। अगर एसी करंट के पकड़ोगे ना भी लटक जाओगे ऊपर। अगर आपको वायर है, तार जो आया आपके घर, करंट मारता है कैसे, तो आदमी तो भगवान पर चल जाता है ना। अगर बैटरी के पकड़ते हो तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। और एसी करंट क्या होता है, वो सस्ता होता है। सस्ता इसलिए होता है कि जो हमारा जो घर में आता है, पूरा पंखा उनका चलाकर एकदम बॉल वॉल जलाकर एकदम डांस करके गाना वाना बजाकर कितना बिल उठता है, 500 रुपया 600 रुपया, किसी के ज्यादा से 1000 रुपया। लेकिन अगर बैटरी मंगाना पड़े तो क्या होगा, अगर बैटरी मंगाना पड़ेगा तो पता चलेगा महीना में हमारा कितना बैटरी चार्ज खत्म हो गया और कितना पैसा लग गया। यानी कि डीसी करंट महंगा होता है, समझ गए। और एसी करंट क्या होता है, और अब बात करते हैं हम डिफिनीशन में क्या क्या लिखा हुआ है। और एक और बात, एसी करंट को डीसी में बदलना इजी है। जैसे कि एसी में क्या करते हैं, फटाक से प्लग लगाते हैं, बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, हाँ या ना, क्या करते हैं प्लग लगाकर बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, डीसी में चेंज हो जाता है, बैटरी तो डीसी है ना। अब क्या करते हैं, अब ये जब डीसी है यानी क्या मतलब दिश धारा है, और दिश धारा का अगर उल्टा प्रत्यावर्ती धारा में चेंज करना हो तो काफी कठिनाइयां होता है। इन्वर्टर होता है, तो इन्वर्टर को हम यूज करके उसको चेंज करते हैं, तो ये कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर डिफिनीशन में क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, प्रत्यावर्ती धारा, और यहाँ पर डिफिनीशन लिखा हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान तथा दिशा का मान, दिशा समय के साथ क्या दोनों बदलता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में धारा भी और दिशा भी, जो उसका डायरेक्शन होता है और जो करंट होता है धारा, दोनों समय के साथ चेंज होता है, बदलते रहता है। लेकिन दिश धारा में क्या होता है, यानी कि दिश धारा में केवल धारा का जो मान होता है वो बदलता है, अर्थात दिश धारा एक ही दिशा में बहती है। जो दिश धारा होता है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, वो सूर्यदास होता है, चल रहा है सीधा सीधे चलेगा, कहीं इधर उधर घूमेगा नहीं, आगे पीछे क्या हो रहा है उससे कुछ मतलब नहीं। लेकिन दिश धारा को सब देखना है, आगे क्या हो रहा है पीछे क्या हो रहा है, यानी कि इसका दिशा चेंज होते रहता है, ठीक है ना। तो इसका दिशा भी बदलता है और धारा का मान भी बदलता है। लेकिन दिश धारा में क्या, केवल धारा का मान बदलेगा, धारा कम बेस हो सकता है लेकिन उसका दिशा कभी भी बदलता नहीं है। तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि इसका धारा का मान क्या होता है, सेम रहता है, इसका भी धारा का मान सेम रहता है, लेकिन इसका जो दिशा होता है बदलता है प्रत्यावर्ती धारा का, लेकिन दिश धारा का दिशा कभी नहीं बदलता। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट ये कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, इसको आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। बोलो आसानी से कैसे कर सकते हैं, अब देखो क्या करते हैं हम लोग, एक जनित्र लेते हैं, एक मोटर लेते हैं। अब मोटर के क्या करते हैं हम लोग, मोटर को चलाना शुरू करते हैं, और मोटर पर जैसे जनरेटर देखते हो, जनरेटर में क्या होता है, एक मशीन रहता है, और उस मशीन को हम लोग कुटी कट्टा में यूज करते हैं, उस मशीन को हम ट्रैक्टर में यूज करते हैं, उस मशीन को हम पानी पटाने में यूज करते हैं, और उसी मशीन में मोटर जोड़ देते हैं। और मोटर जोड़ के क्या करते हैं हम लोग, शादी विवाह में हम लोग ऑर्केस्ट्रा नचा देते हैं, हाँ या ना, करते हैं ना। तो क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन अब दिश धारा में कठिनाइयां क्यों होता है, जैसे बैटरी है, तो बैटरी की बनाने में काफी कठिनाइयां है। जैसे कि बैटरी बनाने बहुत सारा सेल बनाना होता है, उसमें पानी डालना होता है, उस बैटरी का पानी होता है, उसके फिर चार्ज करना पड़ता है, फिर वो होता है। और चार्ज कैसे होगा, तो फिर डीसी से ही एसी चार्ज होता है, सॉरी एसी से डीसी चार्ज होता है। इतना कठिनाइयों का सामना करने के बाद हमको डीसी करंट प्राप्त होता है, दिश धारा प्राप्त होता है। तो ये मेरे दोस्त समझ गए, इसको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये 3-4 पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से डीसी में बदल सकते हैं। सबसे पहले बताया कि प्रत्यावर्ती धारा को अगर दिश धारा में चेंज करना हो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उसको क्या प्लग लगाकर चार्ज कर लेते हैं। चलिए, और यहाँ पे दिश धारा को एसी में बदलने की काफी कठिनाइयां होता है, उसको इन्वर्टर बनाना पड़ेगा, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, ऐसे चेंज नहीं हो, काफी कठिनाइयां होता है। यह पॉइंट था। अब आप इसमें से 3 पॉइंट लिखिए, या अपने से 2 पॉइंट और जोड़ सकते हैं। एक तो काफी खतरनाक होता है, इसको
प्रत्यावर्ती धारा ये कम खतरनाक होता है। इसको क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना इजी होता है, लेकिन इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना कठिनाइयां होता है। ये आप लिख सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आया तो एक तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स अगर लेना है, अगर आप अच्छे अभी तक कुछ नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, आपने सुना होगा जब जागे तब सवेरा, सुना है ना। तो आप मान लो कि हम पूरा साल नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 2-3 महीना बचा हुआ है। अगर इसको अच्छा से यूज कर सकते हो ना, अच्छा से अगर 2-3 घंटा डेली पढ़ सकते हो तो बिल्कुल आप 400 450 कर सकते हो। उसके लिए करना कुछ नहीं है, सेलेक्टेड क्वेश्चन लेना, नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है और डायरेक्ट आपको मिल जाएगा पूरा नोट्स। उसके लिए थोड़ा सा फी रखा गया है, क्या है आपको A to Z व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया जाएगा। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है इसका एक उदाहरण दें। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्या, सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या है, उदासीनीकरण वैसी अभिक्रिया है, यानी कि उदासीनीकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल भस्म, भस्म मतलब क्षार होता है, याद रखिएगा, अम्ल भस्म मतलब क्षार आपस में अभिक्रिया कर दोनों एक दूसरे को क्या करता है, उदासीन बना देता है तथा लवण एवं जल बनाता है। समझिए पहले उदासीन क्या होता है, जैसे कि आप समझिए कभी कभी तावा जो होता है, चाहे कोई चीज गर्म है, जैसे कि गर्म पानी है और एक ठंडा पानी है, ठीक है, एक गर्म है एक ठंडा है, जब उसमें दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो पूरा ठंडा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उसी प्रकार से जब अम्ल होता है और क्षार होता है, अम्ल और क्षार जब एक साथ कंबाइन करेगा तो क्या उदासीन बन जाएगा, जिससे पानी क्या होता है, उदासीन होता है। पानी में इसके लिए क्या होता है, उदासीन होता है, जिसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 होता है। ये आपको पूछेगा कि जल का, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। और ये अभी रट जाओ तो रट जाओ, ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो पूछ रहा है, हो सकता है इस बार 100% पूछ दे कि उदासीन जल का पीएच वैल्यू क्या होता है, या जल का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है, ठीक है ना। जब अम्ल और क्षार जब मिलता है तो जब एक साथ कंबाइंड करता है तो क्या बनता है, वह उदासीन हो जाता है। कि अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है और क्षार का 7 से ज्यादा होता है, जब दोनों कंबाइंड करता है तो 7 की तरफ हो जाता है, यानी कि वह उदासीन बन जाता है। वही कहा उदासीन वैसी अभिक्रिया है, यानी कि उदासीनीकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और भस्म, यानी कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या करता है, आपस में मिलकर क्या करता है, अभिक्रिया बनाता है। जो अभिक्रिया बनाएगा वो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, उदासीन कर देता है तथा लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया अगर हम कंबाइन किए हैं हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड है। जब इसकी हम कंबाइंड किए यानी जोड़े हैं, यानी कि एक साथ जोड़े हैं, तो क्या प्राप्त हुआ है, आप सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ है और जल प्राप्त हुआ है। और सोडियम क्लोराइड क्या है, एक लवण है, क्या है, लवण है, ठीक है ना मेरे दोस्त। और यह क्या है, जल है, क्या मेरे दोस्त, जल है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जब भी हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं जिसमें अम्ल और भस्म लेते हैं, जब उसको कंबाइंड करते हैं तो हमको 2 चीज प्राप्त होता है, एक तो लवण प्राप्त होता है, एक जल प्राप्त होता है, ठीक है ना। और एक दूसरे से उदासीन कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम अभिक्रिया किए हैं NaOH को, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो हम क्या बना है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड जो कि लवण होता है और यहाँ पे H2O जो कि जल होता है, सबको पता है। तो यह 2 चीज बना। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे CuOH होल ट्वाइस प्लस 2HCl, जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, CuCl2 और H2O, यानी कि 2 अणु H2O का, यानी कि 2 अणु है जल का। तो यहाँ पे जो ये लवण होता है, लवण होता है, यह जल होता है, ये जल है, ठीक है ना। यह इसके लिए उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जब तक उसको 2 बार पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे कर सकते हैं और उसका विधि क्या है और इसका उपयोग क्या है, मतलब उपयोग पूछा जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ उपयोग कर सकते हैं, इसको निर्माण कैसे कर सकते हैं, इसको उत्पन्न कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का सूत्र होता है जिसको हम 120 डिग्री सेल्सियस तक
आप ये साधारण पूर्वक यानी कि सावधानी पूर्वक मतलब होता है ना, मतलब सावधान सी, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कैसू कर दिए दुगुना जला लिए, कुछ नहीं, सावधानी पूर्वक। क्योंकि यहाँ पे देखो डिग्री कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको 34 डिग्री अगर हो जाता है ना, अगर गर्मी अगर 34 डिग्री पे पहुंच जाता है तो पसीना इसमें चूका, बाप रे इतना गर्मी है। और 120 डिग्री सोचो कितना होगा। तो 120 डिग्री सेल्सियस पर सावधानी पूर्वक गर्म करने से क्या, गर्म करेंगे तो क्या होगा, फल स्वरूप हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, Ca क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ये अब इसके लिए होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ से कर सकते हैं, तो हड्डियों को जोड़ने में, जैसे कि हाथ टूट जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टर करवाते हैं। तो प्लास्टर व्हाइट जो पुट्टी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसका उपयोग करके हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक लाइन यहाँ पे छूट गया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे उपयोग मैंने नहीं लिखा है, ये तो आपको बता दिया उपयोग क्या हो सकता है। तो हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग कर सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना सकते हैं, तो जब प्लास्टर जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो हमको जो प्राप्त, उसके जो फलस्वरूप जो प्राप्त होता है, तो उसका प्राप्त होता है हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले, जैसे कि साधारण घर का बताते हैं, जैसे चावल है, चावल जानते हैं, चावल जब हम उसमें पानी डाल को हीट करते हैं तो क्या बनता है, भात बनता है। भात बनता है ना, आप लोग चावल खाते हो कि भात खाते हो, अरे भाई भाते खाते हो ना, चावल छोड़ो ना। तो क्या होता है उसी प्रकार से जिप्सम है ना, तो जिप्सम को हम क्या करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, देखो अच्छा से अच्छा लैंग्वेज यहाँ पे सावधानी पूर्वक यह सब लगाने से क्या होता है, एक अच्छा सा डिफिनीशन प्राप्त होता है। लेकिन अपने लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि हम सीधा लिखेंगे जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जो प्राप्त होता है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, अपना लैंग्वेज हो गया। और जब वही अपना एक लैंग्वेज अच्छा से लैंग्वेज लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, जिप्सम, जिसका सूत्र लिख देंगे बगल में। ये सूत्र लिखना है तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है लिखने से पता होगा क्या कि आपको याद है, नहीं याद है तो ऐसा नहीं कि आप लिखना जरूरी है। जिप्सम कहने का मतलब आपको यही होता है, ठीक है ना। तो जिप्सम को जब इतना, जिप्सम का सूत्र यह होता है इतना डिग्री पर सावधानी पूर्वक गर्म करने के फल स्वरूप, यानी कि उसके गर्म करने के बाद जो प्राप्त प्रोडक्ट होगा, प्राप्त प्रतिफल होगा, उसी को जो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर सूत्र दिया गया है, जिसका हम हड्डी जब टूट जाता है जिसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए आपके पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है मेरे दोस्त। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम की बात करें तो सबसे पहले इसको समझिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, जो दाहिना हाथ होता है उसको हम क्या करेंगे, फैलाएंगे इस प्रकार से। यह होता है अंगूठा, सबको पता है। यह क्या होता है, तर्जनी होता है। यह क्या होता है, मध्यमा होता है। तो हम तीनों की बात करते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ क्या बाएं हाथ के, फिगर के माध्यम से देख सकते हो। यहाँ पे अंगूठा है मेरे दोस्त, यह अंगूठा है, यह तर्जनी है, और यह क्या है, मध्यमा है। तो क्या क्या दिखाता है, तो सीधा कहिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को इस प्रकार से फैलाएगी, तीनों एक दूसरे के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो, आई मीन लंबवत हो। लंबवत कहने के मतलब एक दूसरे के बीच का जो एंगल होना चाहिए, इसके बीच का एंगल वो 90 डिग्री होना चाहिए, और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। जैसे कि इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, इसके और इसके बीच का 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री जब ही होता है जब यह परपेंडिकुलर है। कोई भी त्रिभुज जब यह 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, कोई भी त्रिभुज यह 90 डिग्री, तो यह आपको 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री। हो सकता है कि यह एक दूसरे से कम भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम यही होता है। तो वही कहता है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कि दाएं हाथ को अंगुलियों को, जिसमें अंगुली कौन, मध्यमा, और मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को इस प्रकार से फैलाए कि तीनों एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो। तो लंब होता है तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो अंगूठा होता है वो गति की दिशा को, यानी कि मोशन की दिशा को, जो तर्जनी होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो यहाँ पे मध्यमा होता है वो चुंबकीय धारा की दिशा को या विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है। अब डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे सीधा कहेंगे अपने दाएं हाथ की अंगुलियां, यानी कि जो दाहिना हाथ है उसके दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार से फैलाया जाए कि, यानी कि परस्पर लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर इस प्रकार से फैलाए कि, ठीक है ना। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, देखो यहाँ पे तर्जनी है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक के गति की दिशा को, देखिए यहाँ पे अंगूठा है जो चालक की गति की दिशा को दिखा रहा है, गति की दिशा को व्यक्त करे तो मध्यमा चालक के प्रेरित विद्युत धारा, जो मध्यमा है वो चालक विद्युत धारा को क्या करता है, दिशा को व्यक्त करता है। तो इसको डिफिनीशन जो ये लिखा हुआ है ना, यह अपने तरीका से लिख सकते हो। क्या लिख सकते, देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, अंगूठा, मध्यमा को इस प्रकार से फैलाए कि तीनों एक दूसरे पर लंब हो। तो अंगूठा वहां पे गति की दिशा को, तर्जनी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है।
सिंपल है। आप इस अनुसार से लिख सकते हैं, या अगर बात समझ गए होंगे तो एग्जाम में सिंपल ऐसे कीजिएगा और सिंपल यह याद रखिएगा, यह और ये किसको दिखाता है, गति की दिशा, यह किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि तर्जनी, मध्यमा किसको, तो चुंबकीय धारा की दिशा को दिखाता है या विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। ये तीनों याद रखिएगा तो आराम से डिफिनीशन लिख सकते हैं। जो यहाँ पे फिगर दिया गया है, फिगर को ही हम डिफिनीशन में उतार रखें, ठीक है ना। तो फिगर बनाना बहुत जरूरी है। अगर फिगर नहीं बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डिफिनीशन भी सही से लिखिएगा तो काम बन जाएगा। अगर आप डिफिनीशन सही से नहीं लिख सकते हैं, फिगर भी नहीं बना सकते, तो वहां पे क्या कीजिएगा, सिंपल तरीका में ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, ठीक है ना। और ये आपका क्या होगा, गति हो जाएगा, ठीक है ना, गति हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या लिखेगा यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। और ये बेसिकली क्या होगा, धारा। इस प्रकार से फिगर बना दीजिए ना, ये 3 लाइन, यानी कि सिंपल है, 3 गो ऐसे करके, और यहाँ पे गति लिख दीजिएगा अच्छा से, गति। और यहाँ पे क्या लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि एम एफ मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख दिया। उसके बाद यह करेंट, आई मीन आप सीधे धारा लिख सकते हैं या करेंट लिख सकते हैं, मतलब आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप हिंदी में ही लिखिएगा, आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि 10th में, ठीक है ना, 12th में रहते हैं इंग्लिश में लिखते कोई दिक्कत नहीं, 10th वाले हिंदी में लिखते अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर फिगर यह नहीं बना सकते, इसको भी आप लिख दीजिएगा। तो इतना हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि एग्जामिनर जो होता है वो ये नहीं पढ़ेगा, सिर्फ इसको देखकर आपको 2 मार्क्स बैठा देगा, 100% मेरा गारंटी है, दावा है। इस प्रकार से होता है, क्योंकि आप ये फिगर देखेगा उतना ही में उसको समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को, जो चेक कर रहा है कि भाई इसके पास टैलेंट है, तब ना यहाँ पे अंगूठा ऊपर में है जो गति दिखा रहा है, आप जो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है, मध्यमा जो धारा दिखा रहा है, यानी कि उसी को तो डिफिनेशन में उतारा गया है ना। इसलिए आप टेंशन मत लो, इसको याद रखना जरूर, गति, चुंबकीय क्षेत्र और धारा, ये 3 चीज याद रखना। और इसमें अंगुलियों भी याद रखना, इसको अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये याद रखोगे काम बन जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, विद्युत बल्ब। जो बल्ब आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक बल्ब लगा हुआ है। ये बल्ब में क्या नजर आ रहा है, ये बल्ब जो ग्लास का बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ग्लास बल्ब है, ऊपर लिखा हुआ है ग्लास का बल्ब है। ये क्या है, शीशा का है, कांच का है, कांच का बल्ब है। इसके अंदर क्या एक फिलामेंट है, देखो यहाँ पे इस प्रकार से फिलामेंट लगा हुआ है। यह फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। और इसमें से 3-4 क्वेश्चन अभी मैं ऑब्जेक्टिव का निकाल रहा हूं। कैसे कैसे, सबसे पहले पूछेगा क्या, जो बल्ब में भरे जाने वाला गैस कौन है। तो गैस जो भरा जाता है वो अक्रिय गैस भरा जाता है, जिसको हम लोग कौन सा, आर्गन बोलते हैं, आर्गन। आर्गन जो होता है वो इस बल्ब के अंदर भरा हुआ रहता है गैस। उस आर्गन एक अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, ठीक है ना। तो अक्रिय गैस इस बल्ब के अंदर भरा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बल्ब में भरे जाने वाले गैस कौन है, तो आर्गन है, जिसको हम लोग अक्रिय गैस आई मीन निष्क्रिय गैस कहते हैं। और जो बल्ब का जो फिलामेंट बना हुआ है, ये फिलामेंट जो है वो किसका है, टंगस्टन का होता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ टंगस्टन फिलामेंट, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ टंगस्टन, ठीक है ना। तो टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। तो 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो गया। 2 ऑब्जेक्टिव इसमें से 100% एक न एक पूछ ही देता है, क्योंकि यह इतना इंपॉर्टेंट है, पूछ भी करेगा। और तीसरा का क्वेश्चन होता है यहाँ पे क्या, इसमें कौन गैस भरा जाता है, अक्रिय गैस भरा जाता है। इसमें कौन सा गैस, तो एक निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस भरा जाता है। कौन सी गैस, तो आर्गन क्या अक्रिय गैस है। और एक और क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इससे क्या बना सकते हैं बताऊंगा आगे क्या बना सकते हो, ठीक है, पता चलेगा ना कि मतलब क्या क्या है इसमें। एक तो आपको सीधा निकल रहा है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों, या क्यों भरी जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही ना है कि इसमें जब भरी क्यों जाती है अक्रिय गैस को, ये रीजन क्या है। तो रीजन मैं आपको छोटा छोटा समझा देता हूं, पहले अपने मुंह जुबानी क्या होता है। सबसे पहले अगर बाय द केस ये शीशा का बना होता है, अगर शीशा के बना हो, अगर इसमें निष्क्रिय गैस न भरकर ऑक्सीजन भर देते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर जिसको वायुमंडल बोलते हैं, जो हम सांस अभी ले रहे हैं, देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, तो हम सांस जो ले रहे हैं ऑक्सीजन को, सपोज इसमें ऑक्सीजन भर देते हैं, ऑक्सीजन भर देंगे तो इसका फिलामेंट किससे बना होता है, क्या चीज का, टंगस्टन का। तो टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। जैसे ही इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, और ऑक्सीजन से इससे अभिक्रिया करेगा क्योंकि ऑक्सीजन है, वायु है, उसमें आने के बाद क्या करेगा, वो टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो टूटकर भंगुर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, और यह बल्ब जलने के अलावा और फूट ही जाएगा। जलेगा क्या और फूट जाएगा, 2-4 को खतरा कर देगा। इसलिए इसमें से ऑक्सीजन को गैस को निकालकर निष्क्रिय गैस भरा जाता है, ताकि वह अभिक्रिया ना करे।
ताकि वह किसी से अभिक्रिया ना कर सके, किसी से रिएक्शन नहीं कर सके। आप कभी कभी देखे होइएगा जो बाहर जो लोहा रहता है, लोहा को अगर जल में रख देते हैं, जल के बाहर, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ओस, जिसे अगर जल में नहीं ऊपर है छत पे, ओस पड़ने से क्या होता है, वह बिझिया जाता है, जंग लग जाता है जिसको बोलते हैं। तो वह क्या हो, रिएक्शन कर गया, किसके साथ, आपको जो वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल का जो नमी होता है, जो जिसको हम ओस बोलते हैं, ठीक है ना, कुहरा जिसको बोलते हैं, कुहा ओस होता है, उसके जब उस पर पड़ता है तो क्या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है लोहा, लोहा अभिक्रिया करके जंग बना देता है। उसी प्रकार से जब इसमें ऑक्सीजन रहेगा, निष्क्रिय गैस पहले छोड़ दो, ऑक्सीजन रहेगा, जब इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो जिसका फिलामेंट होगा ना, जो फिलामेंट जो टंगस्टन का होता है, उससे अभिक्रिया करके उसको तोड़ देगा, भंगूर कर देगा, वो जलेगा ही नहीं। तो क्या क्या डिफिनीशन में लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको समझते हैं। डिफिनीशन में मेरे दोस्त यह लिखा हुआ है कि विद्युत बल्ब कांच का बना होता है, जो भी जस्ट समझा है, कांच का बना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विद्युत बल्ब आपके घर में लगा हुआ है तो कोई दिक्कत है, कांच का बना होता है। इसके अंदर टंगस्टन का तार का बना एक फिलामेंट होता है, यानी कि इसके अंदर एक टंगस्टन का तार का बना एक फिलामेंट होता है, नो डाउट इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से दो तार से जुड़ा होता है, इस प्रकार से, ठीक है ना, और इस प्रकार से होल्डर बना होता है ना, इसी यही बल्ब है ना। चलो ठीक है, टंगस्टन का बना फिलामेंट होता है। बल्ब के अंदर हवा निकालकर, अभी जस्ट बोले हवा निकालकर उसमें क्या भरते हैं, निष्क्रिय गैस, हवा निकालकर उसके अंदर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। सबसे पहले मैंने कहा कि विद्युत बल्ब कांच का बना होता है और उसके अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, टंगस्टन का तंतु, आई मीन फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है ना, टंगस्टन का तंतु होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है ना। बल्ब के अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और उसमें क्या करते हैं, निष्क्रिय गैस को भरते हैं, ठीक है ना, निष्क्रिय गैस को भर देते हैं, निकालकर उसके निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। क्योंकि अब यहां से रीजन शुरू होता है, क्यों, इसका रीजन है क्या, ये तो मैंने पहले इसके बारे में बताया ना, अब इसमें रीजन क्या है, रीजन बताइए क्या। क्योंकि आप समझिए, क्योंकि यदि हवा की उपस्थिति में, अगर यदि हवा उसमें रह जाता है, सब पूरे मान लेते हैं हवा की उपस्थिति में क्या होता है, उपस्थिति में ही फिलामेंट से धारा प्रवाहित कराई जाए, तो अगर जैसे यहाँ पे जो करंट इसमें प्रवाहित की जाती है, इसमें करंट प्रवाहित की जाती है, तो जो यहाँ पे दो तीन तार लगा होता है, इस तार होता है, जब इसमें हवा रहता है तो इससे जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, तो जब हवा की उपस्थिति में ही फिलामेंट से धारा प्रवाहित कराई जाए तो गर्म होने पर यह क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, उससे ऑक्सीकृत यानी कि अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीकृत होकर भंगुर यानी टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। भंगुर मतलब जानते हैं ना, कोई चीज को फेंकिएगा तो टूट टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, क्या होता है, भंगुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। क्योंकि जब भी यहाँ से करंट प्रवाहित होगा तो ये किसका है, टंगस्टन का बना हुआ है, ये टंगस्टन का बना हुआ है, और जो ये टंगस्टन का बना हुआ है ना, यह टंगस्टन वाला जो होता है क्या ऑक्सीकृत कर लेता है, यानी कि इससे अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीकृत कर लेगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा, ठीक है ना, तथा क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर मतलब टूट जाएगा, इससे टूटेगा विद्युत क्या हो जाएगा, बल्ब जलना बंद हो जाएगा। देखिएगा बल्ब में, इस ऐसा बल्ब में कभी भी होता है इसका फिलामेंट फ्यूज होता नहीं है, सिर्फ यहाँ फिलामेंट टूट जाएगा, ये क्या होगा, टूट कर लटक जाता है, और जब लटक जाता है तो ये खराब हो जाता है, या कभी कभी इसके अंदर हवा प्रवेश कर जाता है, जब हवा प्रवेश कर जाएगा तो जलेगा नहीं, सिंपल बात है। तो क्या होता है, चूर चूर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। निष्क्रिय गैस होने से टंगस्टन के फिलामेंट क्या करता है, टंगस्टन में क्या होता है, आप वाष्पित नहीं होता, वाष्पित मतलब उसमें मतलब जो ऑक्सीकृत नहीं करता, वाष्पित नहीं होता, एवं आप नियंत्रण बल्ब से प्रकाशित प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता रहता है। नियंत्रण मतलब लगातार बल्ब से प्रकाश प्राप्त होते रहता है। तो आपको समझ में आएगा क्यों भरा जाता है। पहला है कि यह कांच का बना होता है, इसमें एक टंगस्टन का तार लगा होता है, और साथ में टंगस्टन का तार लगा होता है, और साथ में इसके अंदर हवा, अगर हवा रहता है तो हवा का निकालकर निष्क्रिय गैस भरा जाता है। क्यों भरा जाता है, क्योंकि अगर हवा की उपस्थिति में इसमें करंट प्रवाहित कराई जाती है, तो जैसे यहाँ पे फिलामेंट से करंट जाएगा तो ऑक्सीकृत होकर वो भंगुर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए निष्क्रिय गैस को भरने से क्या होता है, इस टंगस्टन से फिलामेंट, जो टंगस्टन का फिलामेंट है, उससे जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या होता है, वाष्पित नहीं होता, वाष्पित मतलब आप ऑक्सीकृत नहीं होता, ऑक्सीकृत नहीं होगा, और तथा नियंत्रण लगातार क्या होगा, प्रकाश को प्रवाहित करेगा, प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, प्रकाश को प्राप्त करेगा, जिससे हमारा घर उजाला से भर जाएगा। समझ में आ गया। चलिए देखिए, हो सकता है कि आपको कुछ कठिनाइयां हो, देखो ये समझाने का मतलब क्या, जब तक इसको दो बार अपने से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है, याद रखिएगा। जब तक अभी तो आपको पहली बार पढ़िएगा तो बोरिंग लगेगा, बोरिंग इसलिए लगेगा क्योंकि आपके सामने क्या है, ये न्यू चीज आ जाता है आपके सामने, ठीक है, नया नया चीज हो जाता है।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है समतुलित, यहाँ पे समतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका समीकरण को समतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए रासायनिक समीकरण जो होता है समतुलित क्यों करना जरूरी है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं H2O H2 प्लस O H2O, और यहाँ पे अगर H जिसे हम अगर सपोज मानते हैं H2 प्लस O को हम अभिक्रिया करेंगे तो H2O प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है, ठीक है। यह क्या समतुलित है, समतुलित है कैसे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे बना क्या, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि एक दूसरे से क्या है समतुलित है, मतलब तुलना है एक दूसरे से बराबर है। जैसे कि हम तराजू पर लेते हैं कोई चीज तो दोनों तरफ बराबर, जैसे 2 भाई है उसको बांटने के लिए बराबर बराबर करते हैं, यानी कि समतुलित करते हैं, एक दूसरे से दोनों में तुलना करते हैं तो समतुलित रहता है ना। समतुलित मतलब दोनों एक दूसरे से बराबर, कम बेस नहीं होना चाहिए, समतुलित। देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यदि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और पश्चात, पहले मतलब समझ रहे हैं, पश्चात यहाँ पे पहले और पश्चात मतलब बाद में होता है, यहाँ पे बाद में भी अपना से लिख सकते हैं, क्योंकि कोई कोई शुद्ध वर्ड होता है जिसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, जैसे जल को नीर भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे पश्चात, यहाँ पे प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे कि समझिए कोई भी जब अभिक्रिया बनता है तो एक तो अभिकारक होता है, एक होता है प्रतिफल। जैसे कि यहाँ पे Na प्लस और Cl-। अब यहाँ प्लस माइनस इसलिए लिख लें क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। जब अभिक्रिया बनता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जो हमारे घर में नमक यूज होता है ना, हम जो नमक खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है ना, इसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना, ठीक है ना। ये सोडियम क्लोराइड हुआ, यह जो सोडियम क्लोराइड हुआ जिसको लवण भी बोलते हैं हम लोग, लवण, ठीक है ना। यह सोडियम क्लोराइड बना यानी HCl। तो मेरे दोस्त इसमें कहा यह भी अभिकारक है, अभिकारक मतलब जो भाग लेता है, जो अभिक्रिया के बनने में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। और ये प्रतिफल है, प्रतिफल मतलब जो अभिक्रिया जो होता है, अभिकारक होता है बनने के बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जैसे कुछ भी हम कोई सामान बनाते हैं तो बनने से पहले वो अभिकारक है और बनने के बाद वो प्रोडक्ट हो जाता है, प्रतिफल हो जाता है, यानी कि बन चुका है, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल। तो जो वही कह रहा है यहाँ पे, यदि रासायनिक अभिक्रिया मतलब ये पूरा अभिक्रिया है, अभिक्रिया में 2 प्रकार हो, अभिक्रिया में 2 पार्ट होता है, एक अभिकारक एक प्रतिफल। तो क्या किस यहाँ पे यदि रासायनिक अभिक्रिया के पहले मतलब यह हुआ, आपको मैं बता दूं, पहले मतलब यह अभिक्रिया जो होने से पहले, क्या नहीं, पहले और बाद में, यहाँ पे बाद में लिख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। पश्चात यानी कि होने के बाद, पश्चात मतलब अभिक्रिया होने के पश्चात, होने के बाद, समझिए होने के बाद हमको यह प्राप्त हुआ, यानी कि देखिए अभिक्रिया के पश्चात और अभिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व, यानी कि जो ये तत्व है, ये मेरे दोस्त तत्व है, याद रखिएगा, यह तत्व है, और साथ में बात करें यह भी तत्व है, और यह एक प्रतिफल है, यानी कि प्रत्येक तत्व, ये भी तत्व, ठीक है, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या, यानी कि इसकी परमाणु संख्या देखो मेरे दोस्त 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि सब संतुलित है। तो प्रत्येक तत्व क्या होता है, परमाणु संख्या समान रहती है, तो क्या बोलेंगे, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि यह मेरे संतुलित रासायनिक समीकरण है। कोई ऐसा समीकरण मिलेगा जो संतुलित नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसको अपने से संतुलित किया जाता है, जो आपको आगे पढ़ाएंगे, वो एक अलग ही टॉपिक है। तो ये देखिए यहाँ भी 1 सोडियम है, इधर भी 1 सोडियम है, यहाँ क्लोराइड 1 है, यहाँ भी क्लोराइड 1 है, यानी कि एक दूसरे से समतुलित है, कम बेस नहीं है, दोनों में बराबर है। तो क्या होता है, उसको संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। शायद आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब लेकिन करना आवश्यक क्यों है, यह भी बात डिपेंड है कि यहाँ पे इसको संतुलित करना आवश्यक क्यों है, क्यों करते हैं हम इसको, अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसको संतुलित करने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं। तो एक होता है तुक्का माध्यम, जो होता है उनको उसको बोलते हैं कि यहाँ पे सरल माध्यम, यहाँ पे संतुलित करना रासायनिक समीकरण को, यहाँ पे देखो अनुमान मतलब तुक्का के माध्यम बोलते हैं, अनुमान लगाकर उसको संतुलित करते हैं। अनुमान लगाते भाई यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, अनुमान लगाकर, सबसे आसान विधि ही होता है अनुमान लगाकर बनाना। लेकिन इसको हम अलग से टॉपिक बना कैसे किया जाता है, इसके लिए हम यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा हम डिटेल नहीं जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना, उसके लिए अलग हम एक टॉपिक लाएंगे। देखिए यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सरल विधि, यानी कि सबसे इजी विधि
यानी अनुमान विधि कहते हैं, अनुमान द्वारा संतुलित विधि कहते हैं, यानी कि अनुमान लगाकर, अनुमान होता है ना, एक महसूस करते हैं कि भाई यहाँ पे यह होना चाहिए, अनुमान लगाकर इसको क्या करते हैं हम लोग, संतुलित करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे सरल विधि जो होता है, इजी प्रोसेस जो होता है, अनुमान द्वारा संतुलित विधि कहते हैं, ठीक है ना। सर्वप्रथम देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, असंतुलित समीकरण से सबसे पहले जटिल यौगिक का चुनाव करते, सबसे जो उसमें जटिल यौगिक होता है, सबसे कठिन जो यौगिक होता है उसका हम चुनाव करते, उसको चुनते हैं, उसको क्या जटिल यौगिक का चुनाव किया जाता है, चाहे वह प्रतिकारक क्यों ना हो। प्रतिकारक जिसको अभिकारक बोलते हैं उसको प्रतिकारक बोलते हैं, प्रतिकारक अभिकारक बात हुई है, ठीक है ना। प्रतिकारक हो या प्रतिफल, प्रतिकारक हो या प्रतिफल, यानी कि इसको अभिकारक हो या प्रतिफल, उसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। और तब दोनों तरफ के परमाणुओं या अणुओं को परमाणु संख्या 1 2 3 4 लिखकर क्या करते हैं, उसको समीकरण को संतुलित किया जाता है। लेकिन यह संतुलित करना जो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है, यह आपको अपने तरीके से लिखना है कि सबसे सरल विधि अनुमान विधि होता है, और उसको संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले जटिल यौगिक का लेते हैं, यानी कि जो अभिकारक और प्रतिफल दोनों में से कोई एक जटिल यौगिक लेते हैं, और उसमें 1 2 3 4, एक तो होता नहीं, एक से फर्क नहीं पड़ेगा, पहले एक होगा ही, हमको पता था एक नहीं होगा, क्योंकि एक से गुना कीजिएगा किसी में, एक से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 2 3 4 कुछ से गुना कर सकते हैं, उसको संतुलित करने के लिए 2 3 4 लिख कर उसको संतुलित किया जाता है। जब यह आपको तभी समझ में आएगा मेरे दोस्त, जब आपको स्पेशल इसके लिए हम जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सीरीज लाएंगे, एक वीडियो लाएंगे कैसे किया जाता है अनुमान विधि द्वारा, तो ये आपको समझ में आएगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपको टीचर ने पढ़ाया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको सिखा देंगे, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। 8 नंबर जो क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया मतलब समझिए, संयोग मतलब मिलने, जैसे कि एक आदमी सिंगल होता है, आप सिंगल है, आपका ब्याह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक हो जाइएगा ना, यानी कि वहां पे संयोजन हो जाएगा। संयोजन मतलब जैसे दो चीज को हम एक साथ बना, जैसे कि आप देखिए लिट्टी बनाते हैं, लिट्टी बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले आटा को गूंथते हैं और सत्तू को एथी करते हैं, और दोनों को बेचारा को मिलाकर उसको तेल में तल देते हैं, तेल में छान कर लिट्टी बना देते हैं। क्या बनाते हैं, लिट्टी, और खूब चाव से खाते हैं मजा से। ये तो आटा हो गया, यह क्या होगा, सत्तू हो गया, और बना दिया हम लिट्टी। यानी कि दो चीजों के या दो या दो से अधिक कोई ऐसा चीज, जैसे खीर बनाते हैं, क्या करते हैं उसमें, खीर बनाने के लिए चावल लेते हैं, दूध लेते हैं, चीनी लेते हैं, और बहुत सारा काजू किशमिश भी लेते हैं, कुछ अगर और चीज है तो और कुछ ले लेंगे, पानियों ले लेते हैं, और बनाकर लास्ट में खीर बना देते हैं। यानी कि सीधा समझिए, मतलब यहाँ पे क्या, संयोजन मतलब संयोग करना, यानी कि संयोग करके जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब डिफिनेशन के माध्यम से समझिए, ये तो आपको ऐसे ही समझा रहे मजाक में, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। देखिए, जब दो या दो से अधिक, जैसे मैंने बताया यहाँ पर लिट्टी के एग्जाम्पल 2 दिया था, लेकिन यहाँ पे 2 या 2 से अधिक, एक प्रोडक्ट 2 3 4 5, यानी कि 3 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो या 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, मिलकर, कंबाइंड करके, ठीक है ना, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नया सा पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे कभी बताया, इसमें आटा को और क्या करेंगे, सत्तू को मिलाकर लिट्टी नया चीज बना दिए, जैसे कि दाल को मिला देंगे और आटा को मिला देंगे तो पूरी बन जाता है नया। समोसा की बात कर लो, ये क्या है, पहले तो आलू था, उसका क्या था, मैदा था, उसको मिला दिए, समोसा बन गया, अरे अजीब चीज बन गया। उसी प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, 2 या 2 से अधिक पदार्थ को संयोज करके एक नया सा पदार्थ को क्या करते हैं हम लोग, निर्माण करते, तो इसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और बताओ इससे अच्छा डिफिनेशन कहां मिलेगा, हमारा दोस्त बताना चाह रहा है इससे, तो ये आपको समझ में आया। तो अब इसका बात है एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे कि देखो, आप एक कोयला, कार्बन होता है कोयला, ठीक है ना, जिसको कार्बन, क्योंकि उसमें पूरा कार्बन ही भरा होता है। कार्बन समझते हैं ना, कड़िया जो होता है, कड़ाही जो आप लोग यूज करते हैं, उसके पीछे भी काला लग जाता है, जो भी काला चीज है वो कार्बन है, ठीक है ना। तो कोयला में कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर, यानी समझिए क्वेश्चन है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। जब हमारा कार्बन है, यानी कि जो कार्बन होता है, अगर कार्बन जो होता है, जो कोयला, जिसको कोयला, और कोयला जो आपके घर में आता है, अगर आपके घर में नहीं आता होगा, अभी तक गैस चल गया है, पहले ब्याह शादी जो होता है, अगर फंक्शन होता है ब्याह शादी में, तो कोयला आता है और वहाँ पे भोज बनता है। भोज जानते हैं, बिहार वाले अच्छा जानते हैं भोज क्या होता है, ठीक है ना।
तो भोज बनता है, सीधा समझो, जब वहां पे भंडारा होता है तो कोयला आता है, और कोयला के जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और देखिएगा कभी कभी पहले के, अभी तो दिया जानते हैं, दिया दिया जला के लोग पढ़ते थे, लंटेन जानते होंगे, लंटेन जला के पढ़ते थे। सॉरी गाइस, 1 मिनट वेट करना, लाइट अभी आएगा और अभी से क्लास शुरू हो जाएगा मेरे साथ। सॉरी गाइस, यहाँ पे 1 मिनट के लिए लाइट थोड़ा कट गया था, वो फॉल्ट हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। चलो मैं आपको समझा रहा था लंटेन के बारे में। जैसे लंटेन जलता है, वो डिबिया, दिया जानते हो, दिया, जैसे कोई पूरा बंद कर दो, रूम बंद कर दो, उसमें लंटेन जला दो, ठीक है ना। लंटेन जलाने के बाद हो क्या क्या, वो उसमें के जो भी रूम का ऑक्सीजन है, डोर बंद कर दो, उसके बाद साथ में आपको विंडो बंद कर दो, जो उसमें एक छोटा सा ऊपर विंडो उसको भी बंद कर दो, यानी कि फुल्ली तरह से पैक कर दो, और उसमें एक लंटेन जला दो। जब लंटेन जलने शुरू हो जाएगा तो उसमें का जो हमारे रूम का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जलेगा, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन के अलावा आप आग लगा नहीं सकते। अगर आग लगाना है तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन नहीं है जहां पे आग नहीं लग सकता है। आपने देखा होगा कोई कोई आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का बंद कर देते हैं। तो वहां पे क्या होगा, रूम में ऑक्सीजन जलते जलते एक ऐसा सिचुएशन आएगा जो पूरा रूम का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाहर से सप्लाई तो बंद है, क्योंकि पूरा रूम गेट सब बंद है, तो बाहर का ऑक्सीजन रूम में आएगा नहीं। तो देखो जब जलता है कोई चीज ना तो कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है, जब ऑक्सीजन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ भी जलेगा, देखो देखो यहाँ पे कोयला जलता है, तो कोयला जलने के बाद क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है मेरे दोस्त, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा, तो उसी प्रकार जब ऑक्सीजन जलने के बाद जो आपको लंटेन जला तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। जब कार्बन डाइऑक्साइड खत्म, मतलब ऑक्सीजन जलते जलते ऑक्सीजन वहां का खत्म हो गया, तो अब क्या शुरू होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जलना शुरू होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो कि काफी खतरनाक होता है। तो इसलिए जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब आप सांस लीजिएगा ना तो आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए कभी भी आप जिस रूम या घर में सोए तो उस रूम का दरवाजा या खिड़की थोड़ा सा खोलकर सोए, ताकि उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई होते रहे, ठीक है ना। ऑक्सीजन जहां सप्लाई बंद हुआ तो आप सांस लेते लेते ऑक्सीजन उस रूम का खत्म हो जाएगा। अब और ऑक्सीजन ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़िएगा, उसमें दिया जल रहा है, लंटेन जल रहा है, तो जलने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को जलाना शुरू करेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड जलना शुरू करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब सांस ले लेते हैं ना तो आपकी मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी। अगर तुरंत ऑक्सीजन के अगर संपर्क में नहीं गए तो 5 मिनट के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। तो कभी भी दरवाजा खिड़की थोड़ा खोल कर सोए, इसलिए। तो वही बात है, यहाँ पे कोयला जब जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन नहीं है तो जलना नहीं, जलेगा नहीं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर अब कोयला अगर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जिसको सूत्र होता है कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूत्र होता है CO2, याद रखिएगा, कार्बन CO2 बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब CO2 के अगर उपस्थिति में हम इसको जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ये भी याद रखिएगा दोस्त, ठीक है ना। तो यह तो ज्यादा डीप में चल गए हैं सिर्फ समझाने के लिए। जब कोयला जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे कोयला C किसकी उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, यानी कि कंबाइन कर रहा है, संयोज कर रहा है। संयोजन अभिक्रिया समझाया है, वहां पे देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड, अब हाइड्रोजन ऑक्साइड से अभिक्रिया कर जल बनता है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, सॉरी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनता है, हाइड्रोजन जल बनता है ना। देखो हाइड्रोजन है, 2H2O है, यहाँ पे O2 है, जब बना तो क्या बना, 2H2O बना। अब बोलोगे 2H2O क्यों लिख दिए, तो भैया यहाँ पे जल है, यह जल है, H2O क्या है, जल है, और 2 इसलिए लगा है ताकि वह संतुलित हो जाए। संतुलित मतलब समझते हैं, समतुलन हो जाए, मतलब उसके मतलब संतुलन होता है ना। अभी बताएं समतुलन रासायनिक समीकरण, संतुलित कैसे होता है, देखो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, और यहाँ पे 2 है, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन इधर देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे आगे लगा है, यानी कि 2 ऑक्सीजन है, यानी कि संतुलित है एक दूसरे से, इसीलिए यहाँ पे ऐसे लगाया गया। तो आपको समझ गए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया वो है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत प्यारा क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, प्रत्यावर्ती क्रिया और प्रत्यावर्ती चाप में अंतर करें। तो प्रत्यावर्ती क्रिया और प्रत्यावर्ती चाप क्या है, ये बेसिकली बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान का क्वेश्चन आ गया। तो प्रत्यावर्ती चाप यानी प्रत्यावर्ती क्रिया, सबसे पहले उसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो किसी, समझिएगा,
किसी दृश्य अदृश्य बाह्य अथवा, समझिएगा, किसी दृश्य अदृश्य बाह्य अथवा भीतरी उद्दीपन, भीतरी क्या उद्दीपन के प्रभाव से होने वाली यहाँ पे अलैंगिक क्रिया, सॉरी यहाँ पे अनैच्छिक अनैच्छिक क्रिया जिनका संचालन एवं समन्वयन प्रायः क्या होता है, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु एक होता है, ये स्त्री में जो बहुत प्रकार का, ये आपने पढ़ा होगा, क्या डीप में जाए या नहीं जाए, देखो स्त्री में बहुत प्रकार का होता है, एक पीरियड्स आता है जो मासिक चक्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का मेरुरज्जु एक होता है, ठीक है ना। मेरुरज्जु के तंत्रिका द्वारा, यहाँ पे तंत्रिकाओं द्वारा होता है, तो क्या बोलते हैं उसके यहाँ पे प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रत्यावर्ती क्रिया का और डिफिनेशन अच्छा से ले चले तो यहाँ पे समझिएगा, देखो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में पढ़ना क्या है, बायोलॉजी में अपने शरीर के बारे में, तो बायोलॉजी में अधिकतर ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना होता है शरीर के बारे में, आपके शरीर में क्या क्या क्रिया होता है वो A to Z आपको पढ़ना है। चाहे प्रेगनेंसी की बात करें, चाहे कुछ भी बात करें, चाहे जनन की बात कर ले, चाहे A to Z आपको मस्तिष्क से लेकर A to Z पार्ट पढ़ना है बायोलॉजी में, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे पेड़ पौधा हो, यहाँ तक वनस्पति के बारे में पढ़ना है। बायोलॉजी में दो तीन प्रकार का होता है, एक बायोलॉजी होता है, एक जूलॉजी होता है, आगे पढ़ना है जो एक वनस्पति अलग होता है, एक जीव अलग होता है, चाहे गाय भैंस हो जाए, चाहे मानव हो जाए, मतलब कोई जानवर हो, एक जीव के बारे में पढ़ना है बायोलॉजी में, एक वनस्पति के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। वनस्पति के बारे में कैसे वनस्पति में जैसे श्वसन होता है, बहुत प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये कहा गया कि किसी यहाँ पे दृश्य और दृश्य बाह्य अथवा भीतरी आप उद्दीपन के प्रभाव से, यानी कि बाह्य मतलब बाहर का, भीतर मतलब भीतरी, ठीक है ना, दृश्य अदृश्य भीतरी उद्दीपन के प्रभाव से होने वाली यहाँ पे अनैच्छिक क्रियाएं जिनका संचालन एवं समन्वय प्रायः मेरुरज्जु तंत्रिकाओं द्वारा होता है, जिसका समन्वय जो होता है मेरुरज्जु में, यहाँ पे मेरुरज्जु तंत्रिकाओं द्वारा होता है, इसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया। देखो इसको अच्छा से समझने के लिए इसके बारे में आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ऐसे आपको इसको डिफिनेशन एक दो बार लिखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको मेरुरज्जु, अब मेरुरज्जु के बारे में समझना पड़ेगा, तंत्रिकाओं के बारे में समझना पड़ेगा, तभी आपको यह समझ में आएगा, ठीक है। तो जो आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, पूरा डीप में है क्या या मेरुरज्जु उसके बारे में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखो प्रत्यावर्ती चाप क्या है। प्रत्यावर्ती चाप की बात करें तो प्रत्यावर्ती क्रिया जो हुआ, प्रत्यावर्ती क्रिया किसके द्वारा हुआ, तो याद रखना मेरुरज्जु द्वारा होता है, मेरुरज्जु तंत्रिकाओं द्वारा होता है प्रत्यावर्ती क्रिया। तो कौन है प्रत्यावर्ती चाप क्या है, तो प्रत्यावर्ती क्रिया में ग्राही अंग, ग्राही मतलब अंदर, ग्राही अंगों से आप सूचनाएं संवेदित तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक जाती है। यहाँ पर समझिए क्वेश्चन क्या कहा, जो प्रत्यावर्ती क्रियाओं में, जो प्रत्यावर्ती क्रिया होता है उसमें ग्राही अंग से सूचना, जो सूचना होता है हम लोग सूचना पत्र जिसको बोलते हैं सूचना। अब देखिए संदेश जैसे होता है कि आपके गोड़ में सुई चुभता है या आपके गोड़ में कटाता है, आपका महसूस क्या होता है, मस्तिष्क में, क्योंकि अगर आपको मस्तिष्क में जैसे अगर वहां पे पैर है, चाहे अंगुली है, अंगुली के यहाँ पे नस काट दो और यहाँ पे इस अंगुली के साथ कुछ भी करो आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि इसका जो होता है ना mRNA, जो mRNA पढ़ना है, एक 12 से पढ़ना है, mRNA हमारे सूचना को, हमारे संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, क्योंकि हमारे शरीर में DNA होता है। और DNA टेस्ट आपने सुना होगा कि DNA टेस्ट करवाते हैं, चलो यहाँ पे DNA कुछ होता है, तो बहुत प्रकार का DNA टेस्ट होता है खानदान को पहचानने के लिए। जैसे कोई बोलता है कि हम इसके बेटे हैं तो उसको क्या कर, चलो DNA टेस्ट करा लेते हैं, बहुत प्रकार का होता है, ठीक है ना। कुछ बहुत पीढ़ी में भुला जाता है आदमी तो DNA टेस्ट कराते हैं। औरत अगर बहुत प्रकार का, छोड़ो उतना हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो DNA होता है जो mRNA जो होता है हमारे सूचना को, अगर कोई हमारे शरीर में कुछ भी एक्टिविटी होता है, बाहरी एक्टिविटी, जैसे कि काटता है, कोई काटता है या चुभता है या मतलब कोई भी महसूस होता है तो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, उसको mRNA कहते हैं। वही कहता है यहाँ पे ग्राही से, यहाँ पे ग्राही अंगों से सूचना, आप सूचना जो होता है आप संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक, संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक क्या आता है, जाता है, उसको संदेश पहुंचाता है, ठीक है ना। वहां अभिक्रिया के लिए प्रेरक तंत्रिका द्वारा तक, प्रेरक तंत्रिका होता है आप द्वारा तक, द्वार होना चाहिए, ठीक है ना, द्वारा नहीं द्वार, यहाँ पे प्रेरक तंत्रिकाएं द्वार होना चाहिए, यहाँ पे द्वारा नहीं द्वार होना चाहिए, ठीक है ना, या नहीं होना चाहिए, द्वार तक पहुंचती है, द्वारा तो होना क्या नहीं, द्वार तक। पढ़ के देखो ना कि यहाँ पे वहां क्या
वहां अभिक्रियाएं के लिए प्रेरक तंत्रिकाएं द्वार तक पहुंचती है। प्रेरक मतलब एक होता है ना प्रेरित करना, किसी को प्रेरित करते तो प्रेरक होता है। तो प्रेरक जो होता है प्रेरक तंत्रिकाएं द्वार तक पहुंचती है। इस पथ को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं। पथ मतलब क्या होता है? पथ मतलब रास्ता, पथ मतलब होता है रास्ता। पगडंडी आपने सुना होगा, पथ मतलब होता है रास्ता, जिससे हम चलते हैं उसको पथ बोलते हैं। तो क्या उस पथ को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती चाप बोलते हैं। हमको पता है, इसको आपको समझना कठिनाई हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। कोई कोई आपको जस्ट बताया, कोई कोई ऐसे क्वेश्चन होता है जब तक उसको याद नहीं कीजिएगा समझ नहीं आएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ आपको समझना है, कुछ ऐसे होता है क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा तो ही आपको याद होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे, तो उस क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे हो? जैसे अभी बताया बायोलॉजी में 2 प्रकार होता है, जूलॉजी होता है और एक होता है बॉटनी होता है। बॉटनी जूलॉजी आपने जाना होगा, ठीक है ना। एक आपको जीव के बारे में पढ़ना होता है, जानवर मनुष्य इसके बारे में, एक पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना होता है। उसी प्रकार से बायोलॉजी जो होता है जिसमें सभी के बारे में पढ़ना होता है। तो देखो पेड़ के बारे में आ गया, पेड़ जो होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हेतु परिवहन तंत्र द्वारा होता है। देखिए यहाँ पे परिवहन तंत्र द्वारा होता है एक लाइन में, लेकिन कैसे? तो इसका डिफिनीशन कैसे लिख सकते हो? देखो पेड़ जो होता है वो सांस लेता है, आपको पता है जो पेड़ पौधा होता है वो क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तब यहाँ पे जीवन बसा हुआ है। अगर सब कोई ऑक्सीजन लेना शुरू कर दे तो ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और अब जो क्या होता है उल्टा हम लोग करते हैं, पेड़ पौधा क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। तो वो छोड़ता है हम लोग लेते हैं, और वो जो लेता है हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और सांस के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए एक कोशिकीय एवं सरल जीव में गैसों का आदान प्रदान हेतु खास अंग नहीं होता है। यानी कि जो एक कोशिकीय जीव जो होता है, यानी कि एक कोशिकीय जीव या सरल जीव जो होता है, ये कोशिकीय जीव या सरल जीव, उसके लिए गैसों का आदान प्रदान के लिए कोई यहाँ पे अलग से कोई यहाँ पे खास अंग नहीं बनाया गया। जैसे कि आप अमीबा में क्या है, उसको सांस लेने के लिए स्पेशल उसमें जगह नहीं होता है कि इसमें सांस लेगा वो, ठीक है ना। वही कहा एक कोशिकीय जीव एवं सरल जीव, मतलब सरल मतलब सिंपल जीव होता है, उसमें स्पेशल कोई सांस, जैसे हमारे नाक बना है, नाक बंद कर देगा तो हो जाएगा, लटक जाएगा आदमी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक नाक बनाया गया सांस लेने के लिए। तो ये एक जीव, एक कोशिकीय जीव में सरल जीव में गैसों के आदान प्रदान के लिए जो गैस होता है उसको आदान प्रदान के लिए खास अंग मतलब स्पेशल अंग कोई नहीं बनाया गया है, नहीं होता है, क्योंकि इसका शाखा शरीर के पर्यावरण के संपर्क में होता है। यानी कि इसको शाखा जो होता है, शरीर जो होता है ना, शरीर उसके पूरा वातावरण में संपर्क में होता है, वातावरण के संपर्क में होता है, संपर्क में रहता है। संपर्क मतलब उसके आसपास रहता है, संपर्क मतलब समझ रहे, संपर्क मतलब कांटेक्ट में रहता है।